मेरा नाम अर्जुन दास है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की लंबी अंतहीन सड़कों पर। धान गेहूं से लेकर निर्माण सामग्री तक हर चीज एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह काम बहुत अकेला कर देने वाला है। वो गलत नहीं है। रात के सफर में एक अजीब सी खामोशी होती है, सिर्फ इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और शीशे पर हवा की सरसराहट। लेकिन मैंने इस अकेलेपन को जीना सीख लिया था। यह अक्टूबर का मध्य था, दुर्गा पूजा के ठीक बाद का समय। कोलकाता की सड़कों पर हल्की बारिश की नमी अब भी थी, लेकिन यह शहर कभी सोता नहीं। नियॉन लाइट्स की चमक, गाड़ियों के हॉर्न, आधी रात के बाद भी भागते लोग, कोलकाता हर वक्त जिंदा रहता है। उस रात मैं कदम तला लोडिंग डॉक पर था। मेरा ट्रक सिरेमिक टाइल से भरा जा रहा था, जिसे सुंदरबन के एक ग्रामीण इलाके में बने निर्माण स्थल तक पहुंचाना था। सब कुछ रोज की तरह था। सामान की जांच, कागजात पर दस्तखत, ट्रक के दस्तावेजों की पड़ताल। मेरा खलासी विक्रम, जो अभी मुश्किल से 20-22 साल का था, यह सब संभाल रहा था। मैं बस टायरों की दोबारा जांच कर रहा था। आज हमें NH-12 हाईवे के पूरब की ओर करीब 8 घंटे का सफर तय करना था। वो सड़क में अपनी हथेली की लकीरों जितनी पहचानता था, लेकिन उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सा बोझ था, ठंडक के बावजूद जैसे कुछ भारी सा चिपका हुआ हो। और फिर मैंने उसे देखा। वो बूढ़ा आदमी लोडिंग डॉक के किनारे एक मैली सी सफेद कुर्ता पहने खड़ा था। बस खड़ा, चुपचाप मुझे घूरते हुए। उसकी आंखें गहरी, खोखली, जैसे बरसों से उसने धूप न देखी हो। पहले मुझे लगा कोई भिखारी होगा या देर रात भटकने वाला कोई आवारा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। मैंने सिर झटक दिया। कोलकाता में अजीब लोग देखना कोई नई बात नहीं थी। तभी विक्रम ने केबिन से हाथ हिलाया। सब लोड हो गया भैया। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आ गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सड़कें गीली थीं। हेडलाइट्स की रोशनी में पानी की चमकती बूंदें सड़क पर बिखर रही थीं। ट्रक के इंजन की रफ्तार और वाइपर की धीमी आवाज ने माहौल को और भारी बना दिया था, मगर वो अजीब एहसास अब भी था। आधी रात के करीब जब हम बारुईपुर पार कर रहे थे, विक्रम खिड़की से सिर टिकाकर सो गया। उसके सांसों से शीशे पर हल्की भाप जमने लगी थी। बाहर शहर के शोर से दूर अब खाली खेत और छोटे छोटे गांव थे। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क किनारे एक औरत, नंगे पांव, पूरी तरह भीगी हुई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे हाथों ने अनायास ही स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें सफेद, चौड़ी और पूरी तरह स्थिर। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वो मदद मांगने के लिए हाथ नहीं उठा रही थी। वो बस खड़ी थी, बिना हिले, बिना कुछ कहे। हम उसके पास से गुजर गए, पर मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। वो अब भी वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगी, एकदम स्थिर। अगले 5 मिनट तक मेरा दिल असहज धड़कता रहा। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट में भी एक अजीब सी चुप्पी घुल गई थी। विक्रम करवट लेकर जागा। भैया सब ठीक है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। हाँ, बस रात लंबी है। मैंने जबरदस्ती आवाज में ठहराव लाया, पर औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद मैं खुद ही ज्यादा सोच रहा था। लेकिन माहौल बदलने लगा था। बारिश तेज हो गई थी। सड़क अब और काली लग रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंधली पड़ रही थी। और फिर कड़ाक कड़ाक, ट्रक के इंजन से एक अजीब भारी आवाज आई। अरे ये क्या? इंजन जोर से हिचका। ट्रक एक झटके से लड़खड़ा गया। भैया, डीजल तो भरवाया था ना? विक्रम ने घबराकर पूछा। हाँ, पूरा टैंक भरा है। मैंने मीटर देखा, सब ठीक था। ईंधन पूरा था, बैटरी भी सही, मगर इंजन चुप था। और फिर ठक ठक ठक, बाहर किसी चीज ने दरवाजे पर दस्तक दी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह बस बारिश की आवाज है, लेकिन फिर वह फिर से आई, नरम और ज्यादा जानबूझकर, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से ड्राइवर साइड की खिड़की पर हल्के से थपथपाया हो। विक्रम ने भी यह सुनी। उसका चेहरा सफेद हो गया। मैंने पलटा, दिल धड़कता हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाईवे खाली था, सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर मटमैली विंडशील्ड के जरिए मैंने उसे देखा। वह वही औरत थी, अब सीधे ट्रक के सामने खड़ी थी, नंगे पांव, पीली, पूरी तरह से भीगी हुई।
लेकिन इस बार उसका सिर झुका हुआ था। उसका चेहरा एक डरावनी अप्राकृतिक मुस्कान में विकृत था। मेरी गला सूख गया। मेरी हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जकड़ी हुई थीं कि मेरी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वह ट्रक से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ी थी, हेडलाइट्स की रोशनी में। उसकी भीगी हुई साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसका चेहरा वह मुस्कान में विकृत था। होंठ सफेद, उसकी त्वचा की सफेदी के खिलाफ। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह घायल हो सकती है, शायद फंसी हुई हो। लेकिन कुछ तो गलत था। कोई सामान्य इंसान ऐसा नहीं खड़ा होता, न ऐसी रात में, न ऐसी बारिश में, न ऐसी आंखों के साथ जो इतनी खाली हों। विक्रम, मैंने फुसफुसाया, अपनी आंखें उस पर से हटाए बिना। दरवाजे बंद कर लो। विक्रम दरवाजे की लॉकिंग में हड़बड़ी से उलझ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह एक कदम और बढ़ी। हेडलाइट्स ने उसकी चेहरे पर तेज रोशनी डाली, उसकी आंखों के नीचे गहरे साए को उभारते हुए। बारिश उसके उलझे हुए बालों से टपक रही थी, लेकिन वह पल भर भी नहीं पलक झपकी। फिर से आगे बढ़ी, बस एक कदम और ट्रक का इंजन अचानक से जाग उठा। मैंने इग्निशन तक नहीं छुआ था। भैया, इसे कब शुरू किया? विक्रम ने फुसफुसाया। मैंने नहीं किया। इंजन गूंज उठा। लाइट्स स्थिर थीं, लेकिन वह गायब हो गई थी, लापता। मैंने सड़क को स्कैन किया, दोनों मिरर, किनारे, कुछ नहीं। एक पल के लिए बस बारिश और ट्रक की धीमी गूंज थी। चलो यहाँ से, मैंने बुदबुदाया। मजबूरी में एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक आगे बढ़ा, पहिए बारिश में सड़कों पर छपकते हुए। लेकिन मुझे उस औरत के देखने का एहसास नहीं जा रहा था। हम काफी देर तक चुप रहे। वाइपर लगातार बारिश से जूझ रहे थे। विक्रम चुप था, परेशान, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और सच कहूं तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन कुछ भारी था। कैबिन में हवा दम घोंटने वाली लग रही थी, जैसे उमस मेरे सीने को दबा रही हो। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के कोने में मैं बार बार उसकी तस्वीर देखने की उम्मीद कर रहा था। जब तक हम कन्निंग के पास पहुंचे, बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन कोहरा हवा में था। मैंने थोड़ी राहत महसूस की, खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मन का धोखा था। थकान, मौसम, अकेलापन, सब मिलकर मन को भ्रमित कर रहे थे। फिर खरोंच की आवाज शुरू हुई। वह हल्की थी, धीरे धीरे ट्रक के धातु के किनारे से एक स्थिर घिसने की आवाज। विक्रम ने भी यह सुनी। वह तनी हुई, घबराई हुई नजर से यात्री खिड़की की ओर देख रहा था। यह आवाज, उसने फुसफुसाया। मैंने सिर झुकाया, लेकिन चलते रहे। फिर से रुकने का मन नहीं था, लेकिन खरोंच की आवाज तेज हो गई। एक सूखी, जानबूझकर खींचने की आवाज, जैसे नाखून ट्रक की पूरी लंबाई पर रगड़ रहे हों। मिरर चेक करो, मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से स्थिर थी। विक्रम ने कांपते हाथों से साइड मिरर को ठीक किया। कुछ नहीं, लेकिन आवाज जारी रही। फिर एक तीव्र, चिल्लाती हुई आवाज के साथ वह अचानक बंद हो गई। उसके बाद की खामोशी और भी भयानक थी। आखिरकार विक्रम टूट पड़ा, उसकी आवाज कांपते हुए। भैया, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? यह रात ठीक नहीं लग रही। मैं चाहता था कि मैं सहमत हो जाऊं। हर इंस्टिंक्ट मुझसे कह रहा था कि पलट जाऊं, लेकिन काम, समय सीमा, मुझे देरी की इजाजत नहीं थी। बस कुछ देर की बात है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, मैंने झूठ बोला। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह सच नहीं था। करीब 3 बजे हम एक संकरी सड़क पर पहुंचे, जो जंगल के क्षेत्र से गुजर रही थी। एक पुराना सुरंग सामने था, जो औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई थी। पुरानी ईंटों से बनी, मोल्ड से ढकी हुई प्रवेश द्वार पर कोहरा था। यह वह जगह थी जहां आप रात में रुकना नहीं चाहते थे। मैंने ट्रक धीमा किया जैसे ही हम सुरंग में प्रवेश करते हैं। हेडलाइट्स मुश्किल से कोहरे को काट पा रही थी, जो गीले सुरंग की दीवारों से लिपटी हुई थी। आधे रास्ते में ट्रक जोर से हिचकोला खाकर रुक गया। इंजन ने एक बार घुरघुराया, फिर दूसरी बार, और फिर बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। अंधेरा, घना, दम घोंटने वाला अंधेरा। विक्रम ने घबराते हुए बुदबुदाया, नहीं भैया, ऐसे कैसे रुक गया? मैंने इग्निशन घुमाने की कोशिश की। कुछ नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। सीलन भरी सुरंग की दीवारें और करीब आती हुई सी महसूस हुई। धुंध अब अजीब सी हरकत कर रही थी। और फिर टप टप टप, वो आवाज फिर से, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा करीब।
आवाज ट्रक के पैसेंजर साइड के दरवाजे से आ रही थी। विक्रम जैसे जम सा गया। भैया, वो फिर आ गई क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर थी। ट्रक के पीछे धुंध में वही औरत खड़ी थी, सफेद चेहरा, बिल्कुल स्थिर। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंध में मुश्किल से दिखाई देने वाले कुछ और साए थे, धुंध के बीच हलचल करते हुए, काले, विकृत, जैसे बिना किसी आकार के अंधेरे। वो करीब आ रहे थे और तभी ट्रक का इंजन अचानक जोर से दहाड़ा। हेडलाइट्स फिर से जगमगा उठी। उजाला सुरंग की दीवारों पर चमकने लगा। साए गायब हो चुके थे। मैंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। टायरों के चीखने की आवाज गूंज उठी। हमने सुरंग पार कर ली, लेकिन जंगल खत्म होने के बाद भी वो एहसास कम नहीं हुआ। हम अब भी अकेले नहीं थे। सुबह तक हम सुंदरबन के किनारे स्थित डिलीवरी साइट पर पहुंच गए। मजदूर चुपचाप माल उतारने लगे। विक्रम कुछ ज्यादा ही शांत था, उसका चेहरा उतरा हुआ। मैं ट्रक से उतरा पेपर वर्क साइन करने के लिए, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक के साइड पैनल पर पड़ी। गहरे लंबे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और वहीं ठीक पिछले पहिए के ऊपर एक निशान, एक धुंधला गंदा सा हाथ का निशान, छोटा, सफेद, जैसे किसी औरत का हाथ हो। मैं ठिठक गया। हवा अब ठंडी नहीं थी, फिर भी मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया उस निशान को छूने के लिए। वो हिस्सा बाकी मेटल से ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। अर्जुन भैया, विक्रम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो ट्रक के दूसरी ओर खड़ा था, आवाज में हल्की कंपी। चलिए ना, सारा सामान उतर गया है। मैंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया, अपनी पैंट से पोंछते हुए, जैसे वो ठंड मेरी उंगलियों में उतर आई हो। हाँ, बस पेपर वर्क दे दो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ का निशान मेरे जहन में अटका रहा, और वो खरोंचे। जब तक हम सुंदरबन से निकले, सूरज निकल आया था। हल्की धुंध अब भी थी, लेकिन उजाले में नरम पड़ गई थी। मैं खुद को समझाने लगा, सब खत्म हो गया। वो औरत, सुरंग, आवाजें, सब सिर्फ हमारी थकान का असर था। बारिश, नींद की कमी, दिमाग खेल खेलता है, लेकिन फिर भी वो हाथ का निशान, वो खरोंच, ये सब अजीब था ना भैया। विक्रम की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। हम एक छोटे से गांव के बाहर से गुजर रहे थे। मैंने फौरन जवाब नहीं दिया। सच कहने का मन था, पर उसकी आवाज में डर था। उसे तसल्ली चाहिए थी। हाँ, लेकिन अब सब खत्म। ये झूठ बोलना अजीब कड़वा लगा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन वो अब भी बार बार मिरर में देख रहा था, जैसे कोई अब भी पीछा कर रहा हो। शाम तक हम कदम तला लोडिंग यार्ड पहुंच गए। सूरज अब नीचे झुक चुका था। आसमान हल्के नारंगी रंग का था। शहर की चहल पहल, हॉर्न, मजदूरों की आवाजें, सब कुछ रोज जैसा था, लेकिन वो अजीब एहसास अब भी था। मैंने ट्रक मेंटेनेंस शेड में खड़ा किया और इंजन बंद कर दिया। एक पल के लिए बस वहीं बैठा रहा, गहरी सांसें लेते हुए। विक्रम, तू घर जा, कल सुबह मिलना। विक्रम ने जल्दी से अपना सामान समेटा, जैसे वहां एक पल भी रुकना भारी पड़ रहा हो। मैंने उसे नहीं रोका, वो चला गया। और फिर जो मैं अक्सर नहीं करता था, वो किया। मैंने ट्रक की पूरी जांच की, ऊपर से नीचे तक। खरोंचें अब भी थीं, गहरी, भयानक, पर वो हाथ का निशान, वो गायब था। उस रात घर पहुंचा तो पूरा बदन थका हुआ था, लेकिन मन अब भी बेचैन। मीना ने फौरन भांप लिया। क्या हुआ अर्जुन, ठीक नहीं लग रहे हो? थोड़ी थकान है बस। मैंने बेटी के माथे को चूमा और पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। बताना चाहता था, लेकिन क्या बताता कि मैंने एक भूत देखा? क्या मैं खुद भी इस पर यकीन कर रहा था? घर महफूज लगता था, गर्माहट भरा। दाल और चावल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। पुराना सीलिंग फैन धीमे धीमे घर घराहट कर रहा था। लेकिन तभी फोन बजा, तेज कर्कश रिंग, जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। रात के 11 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया। चुप्पी। हेलो, मैंने जोर से कहा। एक हल्की सी आवाज, जैसे बूंदें गिर रही हों, और फिर एक फुसफुसाहट। आपने देखा मुझे, भूल नहीं पाएंगे। लाइन कट गई। उस रात नींद नहीं आई। मैं बस छत की ओर देखता रहा। वो आवाज, वो फुसफुसाहट बार बार दिमाग में गूंजती रही। कोई मजाक लग रहा था, एक बेहुदा प्रैंक। पर इतनी रात को कौन करता? और उन्हें कैसे पता चला? आखिरकार थकान हावी हो गई। पता नहीं कब आंख लग गई, पर जब मैं जागा
कमरा घुप अंधेरे में डूबा था और तभी टप 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 खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने घबरा कर करवट ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। टप 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 उंगलियां शीशे पर। मीना ने नींद में करवट ली। ये कैसी आवाज है? मैंने जबरदस्ती आवाज स्थिर रखी। कुछ नहीं, सो जाओ। लेकिन मैं जानता था वो आवाज यूं ही नहीं थी। 3 बार धीमी, जानबूझकर दी गई दस्तक। मैंने डरते डरते खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। बदन बर्फ सा ठंडा। धीरे से पर्दा हटाया। कुछ नहीं, सड़क खाली थी। पर जब मैंने बिस्तर की ओर मुड़कर देखा, दिल थम गया। सामने दीवार पर लगा आईना दरारों से चटक चुका था। एक पतली टेढ़ी दरार ऊपर कोने से बीच तक फैली हुई थी और शीशे के अंदर जैसे किसी ने भीतर से लिखा हो, एक धुंधला गीला हाथ का निशान। अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। अगली सुबह मैंने विक्रम को सब कुछ बता दिया। फोन कॉल, आईने की दरार, वो दस्तक। वो सफेद पड़ गया, लेकिन हैरानी नहीं जताई। भैया, मुझे लगता है वो वापस बुला रही है। मैंने सख्ती से पूछा। बुला रही है मतलब? विक्रम की आवाज कांप रही थी। जिस रास्ते से हम आए थे वो सुरंग, वो जगह अधूरी है। मेरे सीने में ठंडक सी उतर आई। वो सुरंग, हमें लौटना होगा। मुझे जवाब चाहिए थे। सुरंग में वापस जाने का फैसला मेरे जहन पर भारी था। मैंने मीना को सच नहीं बताया, बस यही कहा कि लंबा डिलीवरी असाइनमेंट है। वो परेशान हो जाती और उसकी फिक्र जायज भी थी। जब मैं और विक्रम कोलकाता के बाहरी इलाके में पहुंचे तो धुंध फिर से घनी होने लगी। वही ठंडी हड्डियों तक उतर जाने वाली नमी जो उस रात ट्रक की केबिन में घुस आई थी जब हमने उसे पहली बार देखा था। इस बार सफर और लंबा लग रहा था। हर मोड़, हर परछाई जैसे खींच रही थी। विरूपित। हम दोनों खामोश थे। सिर्फ इंजन की घुरघुराहट और वाइपर के मध्यम चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी जो उस गीली धुंध से जूझ रहे थे। और फिर वो सुरंग, वो सामने थी, एक काली भयानक दरार जैसी, जैसे कोई खुला जबड़ा। पुराने औपनिवेशिक जमाने की ईंटें नमी से चमकती हुई। सुरंग के मुहाने पर धुंध बेहद गहरी थी, अस्वाभाविक रूप से। जैसे ही ट्रक सुरंग में दाखिल हुआ, इंजन लड़खड़ाने लगा। लाइट्स भी धीमी पड़ने लगी, लेकिन इस बार पूरी तरह नहीं। एक मध्यम टिमटिमाती रोशनी बची रही। धुंध जिंदा लग रही थी। सुरंग इस बार अंतहीन लग रही थी, बहुत लंबी, उसे कहीं ज्यादा जितनी याद थी। ईंटें पुरानी, जर्जर, जैसे भीतर से सड़ रही हों। और फिर वो सामने आई, धुंध के बीच से। वही भीगा हुआ सफेद साड़ी में लिपटा शरीर, बेतरतीब भीगे हुए बाल, सूनी धंसी हुई आंखें। लेकिन इस बार वो करीब थी, ट्रक के ठीक सामने। इंजन जोर लगा रहा था, कांप रहा था, जैसे कोई भारी चीज उसे रोक रही हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक ज्यों का त्यों रुका रहा। विक्रम की कांपती आवाज गूंजी, भैया पीछे देखो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। साए, अस्पष्ट धुंधली आकृतियां बस खड़ी थी, चुप, स्थिर, देख रही थी। और वो औरत मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान गर्मजोशी भरी नहीं थी। वो ठंडी थी, भूखी। मैंने देखा उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं। बस केबिन के रेडियो से आती एक अजीब टूटती हुई स्टैटिक की आवाज, कक 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 कक। और फिर वो फुसफुसाहट। आप वापस आए? क्यों? ये आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी, ये केबिन के भीतर थी, ठीक हमारे पीछे। मैंने झटके से पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर वो एहसास, कोई देख रहा था। मेरी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास अब भी था। औरत अब भी ट्रक के सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखें अब और काली थी, जैसे 2 खाली अंधेरे कुएं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने एकदम से एक्सीलरेटर पर जोर दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, पर जैसे ही हमने उस औरत को पार किया, वो बस गायब हो गई। कोई चीख नहीं, कोई टक्कर नहीं, बस धुंध में घुल गई। पर पीछे वो साए अब भी थे, और अब वो तेजी से बढ़ रहे थे। मिरर में उनकी आकृतियां साफ दिखने लगी, तेज, करीब। सुरंग का अंत अचानक आ गया। हम जंगल वाले रास्ते पर वापस लौट आए, पर इस बार कुछ अलग था। धुंध अभी भी बनी हुई थी, पेड़ों के आसपास चिपकी हुई। और फिर सामने सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर का ढांचा, पहले कभी नहीं देखा था। पुराना, टूटा हुआ, बेलों में लिपटा। अंदर हल्की मध्यम सी लौ जल रही थी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, भैया यहीं रुकिए। मैंने ट्रक धीमा किया।
दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हम ट्रक से नीचे उतरे, हवा भारी लग रही थी और फिर हमने उसे देखा। उस छोटे से मंदिर के भीतर एक पुरानी तस्वीर, काली पड़ चुकी, एक जवान लड़की बारिश में भीगी हुई। वही नीचे तस्वीर पर हल्के मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना, घर लौटने मत देना, शांति की प्रार्थना। एक चेतावनी। विक्रम ने कांपते हाथों से उस लौ से एक अगरबत्ती जलाई और हम दोनों ने महसूस किया कुछ देख रहा था, पर शायद अब दूर जा रहा था। भैया, ये लड़की यहीं की है, ये जगह शापित है। मैंने सिर हिलाया। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। वो यहीं मरी थी, अकेली, भुला दी गई। पर वो हमें क्यों डरा रही थी? वो फुसफुसाहट, आपने देखा, मुझे भूल नहीं पाएंगे। अचानक विक्रम की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। अर्जुन भैया, पीछे देखो। मैंने मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ी थी, पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो रो रही थी। खामोश आंसू उसके पीले चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उसके पीछे वो परछाइयां, वो अब भी खड़ी थी, अब भी ताक रही थी, इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई। शायद डर की वजह से, शायद थकान की वजह से। तू जो भी है, क्या चाहती है? उसके होंठ हिले और इस बार मैंने सुना, मुक्ति, शांति। वो परछाइयां उसे बांध कर रखी थी। मुझे टूटा हुआ आईना याद आया, वो हथेली का निशान, वो फोन कॉल। खतरा वो नहीं थी, खतरा वो परछाइयां थी, वो पुराना मंदिर, वो आखिरी कड़ी थी उसकी मुक्ति की। पर अब वो भुला दिया गया था। मैंने कांपते हाथों से मंदिर की जड़ों को हटाया। वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा था, श्राद्ध अधूरा है, इसका नाम याद करो वरना वो फिर लौटेगी। उसका नाम, पर आधा मिट चुका था। बस सा ना, इतना ही साफ था। सना, मैंने फुसफुसाया। वो लड़की एक पल के लिए रुकी और तभी वो परछाइयां बुरी तरह से मचल उठी। मंदिर का दीपक अचानक तेज जल उठा, धुंध जैसे पीछे हटने लगी। वो परछाइयां दर्द से कराह उठी और सना, उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। वो परछाइयां चीखती हुई धुएं में बदल गईं। पहली बार उसका चेहरा शांत लग रहा था। वो चली गई और धुंध भी। विक्रम और मैं बहुत देर तक ट्रक में बैठे रहे, बिल्कुल खामोश। सामने का रास्ता अब साफ था, ना धुंध ना परछाइयां, बस दूर पेड़ों के बीच बारिश की हल्की आवाज। मैंने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। सब खत्म हो गया था, कम से कम मैंने खुद को यही समझाया। लेकिन कुछ रास्ते कभी आपको भूलते नहीं। कोलकाता वापस जाने का सफर अजीब था। बारिश थम चुकी थी, पर ट्रक का केबिन अब भी भारी लग रहा था। विक्रम खामोश था, खिड़की के बाहर ताकते हुए। मीलों तक हम चुपचाप चलते रहे, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी। बार बार मैं रियर व्यू मिरर देखता, जैसे वो परछाइयां वापस लौट आएंगी, पर वो नहीं आई, कम से कम आंखों से। लेकिन एक एहसास वो अब भी था, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, सना चली गई, वो दीपक, उसने उसे मुक्त कर दिया। तो फिर ये अजीब सन्नाटा क्यों था? उस रात मैं देर से घर पहुंचा। मीना सो चुकी थी, रसोई में हल्की रोशनी जल रही थी, हमेशा की तरह। मैंने चुपचाप हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आई। बारिश की हल्की आवाज अब भी खिड़की पर सुनाई दे रही थी, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। फिर खर्र, ट्रक के रेडियो जैसा हल्का स्टैटिक। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ नहीं था, लेकिन कोने में रखे लकड़ी के पुराने आईने पर एक हल्का धुंधला निशान, गीली हथेली का निशान। अगली सुबह तड़के फोन की घंटी बजी, अनजान नंबर। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कॉल उठाया। अर्जुन भैया, विक्रम था, उसकी आवाज थकी हुई, कांपती हुई। मैं सो नहीं पाया। कुछ गड़बड़ है भैया? क्या देखा तूने? मैंने धीरे से पूछा। लंबी चुप्पी, फिर एक धीमी टूटी आवाज में मैंने रोने की आवाज सुनी थी। मैं और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये खत्म नहीं हुआ था, हमने कुछ गहरा छेड़ दिया था। मुझे जवाब चाहिए थे। वो सुरंग फिर से मुझे पुकार रही थी। इस बार मैं अकेला लौटा। धुंध पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, पेड़ों को ऐसे लपेट रही थी जैसे सफेद ठंडी उंगलियां। वो पुराना मंदिर अब भी वहीं था, पर इस बार उसका दीपक बुझ चुका था। लेकिन जमीन वो बदली हुई थी, मिट्टी ताजा खुदी हुई, बिखरी हुई।
जैसे किसी ने वहां कुछ खोजने की कोशिश की हो। और तभी मैंने उसे देखा। एक पुरानी तस्वीर का फटा हुआ टुकड़ा। सना का चेहरा खरोंच दिया गया था, पर उसके बगल में एक और परछाई थी, एक आदमी। उसका चेहरा धुंधला, बिगड़ा हुआ, मगर उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरी रगों में ठंडक भर दी। अगले दिन मैं तस्वीर लेकर कोलकाता के एक पुराने पंडित जी के पास गया। उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा, होठों के बीच कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए, फिर धीमे से बोले, ये अधूरी है। मतलब? उन्होंने तस्वीर के फटे किनारों की ओर इशारा किया। यहां दो आत्माएं बंधी थीं, सिर्फ एक नहीं। तुमने उस स्त्री को मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरा, वो परछाइयां, वो धुंध में दिखने वाले साए, वो अब भी वहीं फंसा है, और अब वो क्रोधित है। मुझे पता था कि अब क्या करना होगा। उस आत्मा को मुक्ति देने के लिए मुझे अधूरा श्राद्ध पूरा करना था। मैं एक बार फिर सुरंग में लौटा। हवा भारी थी, धुंध जैसे जिंदा हो। मैं मंदिर के पास पहुंचा, एक नया दीपक जलाया, अगरबत्ती, मंत्रोच्चारण। पर जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धुंध और गहरी होने लगी। और फिर मैंने उसे महसूस किया। नजर नहीं आया, पर एहसास हुआ। ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर, एक धीमी फुसफुसाहट, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अचानक धुंध जोर से फैल गई, और वो आदमी, वो तस्वीर वाला, आधा सड़ा हुआ, आंखों के गड्ढों में सिर्फ नफरत, लेकिन उसके पीछे दर्द, वियोग। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तुम कौन हो? यहां क्यों अटके हो? उसका चेहरा मरोड़ खाने लगा। गुस्सा, फिर दुख। वो मुझे छोड़ गई, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। सना, अब समझ आया। वे दोनों एक दूसरे से बंधे थे, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अब उसकी बरसों की दबी हुई नफरत पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। मंदिर की जमीन हिलने लगी, दीपक की लौ कांप उठी। वो आत्मा मुझ पर झपटी, पर मैं नहीं डरा। मैंने मंत्र पूरा किया, सना का नाम लिया, फिर उसका नाम, अर्पित। वो रुक गया, धुंध जैसे दीपक की लौ की ओर खींचने लगी। उसे जाने दो, मैंने धीरे से कहा। वो मुक्त हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। एक पल के लिए सब शांत हो गया, फिर धुंध धीरे धीरे छटने लगी। अर्पित का चेहरा नरम पड़ने लगा, उसका विकृत शरीर धुएं में बदलने लगा, और फिर वो चला गया। उस रात जब मैं घर लौटा, ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई हथेली का निशान, ना रेडियो पर अजीब आवाज। मीना ने मुझे कसकर गले लगाया। शायद उसने मेरे चेहरे का तनाव भांप लिया था। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते कभी आपको भूलते नहीं। वो सुरंग अब शांत थी, पर शायद अब भी इंतजार कर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। ट्रक का केबिन अब शांत था, डिलीवरी के सफर अब फिर से साधारण लगने लगे, और वो डरावने सपने बंद हो गए थे। पर कुछ अजीब था। शुरुआत हल्की थी, देर रात रेडियो पर हल्की सरसराहट, कभी कभी रास्तों पर बेवजह गहरी धुंध, और फिर एक शाम जब मैं हुगली ब्रिज पार कर रहा था, रियर व्यू मिरर में एक साया, कोई चेहरा नहीं, बस एक आकृति लहराती हुई। मैंने घबराकर ट्रक रोका, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन पैसेंजर सीट की सीट बेल्ट खींची हुई थी, जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। जो कुछ देखा उसके बाद यह सब दिमाग का खेल था। लेकिन फिर वो सपना आया, फिर वही सुरंग, गहरी घुटन भरी धुंध चारों ओर, लेकिन इस बार वो वहां थी, सना। धुंध के उस पार सफेद, शांत, मगर कुछ गलत था। उसकी आंखें खाली, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर शब्द न मिल रहे हैं। जब मैं जागा, मेरी हथेलियां कांप रही थीं। मुझे फिर जवाब चाहिए थे। पुराने पंडित जी खुश नहीं थे मुझे देखकर। मैंने पहले ही चेताया था, उन्होंने सख्ती से कहा, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो फिर लौट आए, वो घटनाएं। मैंने विरोध किया, उन्होंने लंबी सांस ली। तुमने सिर्फ आधे बंधन को मुक्त किया है, कुछ अब भी सना को बांधे हुए हैं, दर्द अब भी बाकी है। तो अब क्या करना होगा? उन्होंने मेरे सामने एक तांबे का कटोरा रखा। सुरंग में फिर जाओ, अंतिम उत्तर क्रिया पूरी करो, और इस बार ध्यान रखना, कोई भी आत्मा बाकी ना रहे। अगर तुम असफल हुए तो अगली बार। उनकी आवाज धीमी हो गई। वो मुक्ति नहीं, सिर्फ बदला चाहेंगे। वही मंजर, वही सफर। डूबते सूरज के साथ मैं फिर सुरंग की ओर बढ़ रहा था।
धुंध पहले से भी भारी थी, हवा ठंडी, पर इस बार उसमें गुस्सा कम, इंतजार ज्यादा था, जैसे कुछ होने वाला हो। ट्रक को किनारे पार्क किया, कटोरा और बाकी सामग्री लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। पुराने जलाए गए दीपक की राख अब भी वहां थी, पर लौ बुझ चुकी थी। मैं घुटनों के बल बैठा, दीपक जलाया, अगरबत्ती सुलगाई, मंत्रोच्चार शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक आकृति उभरी। अर्पित नहीं, सना, लेकिन उसका चेहरा मुड़ चुका था, आंखें गड्ढों जैसी, होंठ काले, अभी भी मुक्त नहीं। सना, मैं फुसफुसाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम तो मुक्त हो चुकी थी, अब भी क्यों? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज वो उसकी नहीं थी। तुमने उसे वापस बुलाया। ठंडक की लहर मेरी रीढ़ के पीछे। फिर अर्पित, आधा ढांचा, चेहरा दर्द और क्रोध से भरा। तुमने झूठ बोला, तुमने हमें अलग कर दिया। हम साथ हैं, हमेशा रहेंगे। धुंध अचानक तेज हुई, दीपक की लौ कांप उठी, पर मैं डरा नहीं। मैंने मंत्र और जोर से पढ़ा, तांबे का कटोरा सामने किया। नहीं, तुम उसे बांध कर रखे हुए थे। उसने शांति पाई थी। ये दर्द तुम्हारा बनाया हुआ है। अर्पित का चेहरा और विकृत होने लगा। वो मुझसे प्यार करती थी, वो मेरी थी। और तभी मुझे समझ आया, ये बंधन सिर्फ मौत का नहीं था, ये एक जुनून था। मुझे वो पुरानी तस्वीर याद आई, जिसमें सना के चेहरे पर खरोंच थी। सना सिर्फ पीड़िता नहीं थी, वो भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने कांपते हाथों से जेब से तस्वीर का आखिरी टुकड़ा निकाला, वही टुकड़ा जो मैं तब जलाना भूल गया था। उसमें सिर्फ अर्पित का चेहरा था। मैंने वो टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। ये दर्द, ये क्रोध इतना संभाले रखा कि तुम दोनों को निगल गया, पर उसने ये नहीं चाहा। वो तुम्हारी कैद में नहीं थी। धुंध बिफरने लगी, सना की आकृति हिली, उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी लौटी और उसने कहा, मुझे जाने दो। अर्पित कांप गया, चेहरा दुख और क्रोध के बीच जकड़ गया। नहीं, तुम समझती नहीं, हम साथ थे। तांबे का कटोरा मेरे हाथ में जलने लगा। लौ हल्की सी कांपी और फिर एक तेज सफेद रोशनी में बदल गई। अर्पित चीख उठा, प्रकाश ने उसे पूरी तरह घेर लिया। सना का चेहरा शांत, अर्पित दर्द में, फिर शांत। सुरंग खाली लग रही थी, धुंध पूरी तरह छौंट चुकी थी। वो भारी ठंडक अब महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कटोरा वापस मंदिर पर रखा, एक अंतिम प्रार्थना की। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था। वो रात बीते 1 साल हो चुका है। मैं अभी भी वही रास्ते तय करता हूँ, हर दूसरे हफ्ते हुगली ब्रिज को पार करता हूँ, लेकिन